अब इसके पहले मैंने पहली यूनिट का पूरा वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए। अब मैं दूसरी यूनिट का वीडियो बना दे रहा हूँ। मैं मेन चीज़ का वीडियो बना रहा हूँ जो आपको ज़रूरी है, और छोटी छोटी डीपली चीज़ें अभी मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। मैं जो दे रहा हूँ वो मेन क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट में क्या ई कॉमर्स क्या है इसके बारे में समझेंगे अपन। मतलब हम बाज़ार में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, उसे पैसे देते हैं। ये मैनुअल तरीका हो गया व्यापार का। ये है व्यापार। हमको बाज़ार में जाना, कोई वस्तु खरीदते हैं, उस वस्तु का उचित मूल्य जो जितने रुपए की है उतना देते हैं और हम वो वस्तु को ले आते हैं। लेकिन इसी चीज़ को जब हम कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो जाता है। अभी तो कॉमर्स हमने खरीदा बेचा, कोई चीज़ हम बाज़ार में ले जाकर रखते हैं, बेचते हैं, और कोई भी उसको आके खरीद लेता है, या कि फिर कोई व्यापारी हमारे गाँव आता है वो खरीद ले जाता है। लेकिन यही प्रोसेस जब कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से की जाती है तो इसको कहते हैं ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार जैसे मान लीजिए आपका गेहूं है, आप मंडी में ले जाके बेचेंगे तो ये हो गया कॉमर्स, आपका व्यापार। लेकिन अगर कोई कंपनी बिस्किट बनाने वाली कंपनी है और बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, टोस्ट बनाने वाली कंपनी, तो उसको गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या करेगा, आप B2C साइड में जाएंगे, बिजनेस टू कस्टमर साइड में जा करके, और उसमें अपना जो भी बायोडाटा होगा उसको लोड कर देंगे। तब वो कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी और आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट पे करेगी और आप उसे मटेरियल उठा ले जाएगी। ये वो हो गया हमारा कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगर कोई व्यापारी आ करके हमसे दाम तय करता है और ऑनलाइन नहीं आता, हमसे मैनुअल तरीके से आता है, बात करता है एनालॉग तरीके से, और हमसे खरीदारी करता है, पैसे देता है और चला जाता है, वो व्यापार। वही चीज़ अगर वेबसाइट या किसी कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से होती है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाती है। ठीक समझ में आया। जब इसकी शुरुआत हुई 1970 में तो EDI के आने से हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। जब ये शुरू में आया था, इसके आने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में इतनी बढ़ोतरी हुई है, नहीं इसके पहले इतना इलेक्ट्रॉनिक व्यापार नहीं होता था। जो मेन चालू हुआ है ये इसके आने के बाद हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। जब ये आया है उसके बाद ही सारी चीज़ें आई हैं। लेकिन सबसे पहले 1994 में जिप मारिच ने अमेजॉन कंपनी स्टार्ट की थी। ये ई कॉमर्स में सबसे पहली बार, जैसे आज तो मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट हैं, B2B, C2B और बहुत सारी वेबसाइट है। उसके बाद मीशो, मित्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। लेकिन जो हमारे विश्व में, पूरे विश्व में सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 1994 में। अमेजॉन कंपनी ने स्टार्ट किया था। कब? जीफ बिजोज नामक व्यक्ति ने अमेजॉन कंपनी स्टार्ट किया था सबसे पहली बार। समझ में आया। ई कॉमर्स की स्टार्ट कहाँ से हुई थी? अमेजॉन आज भी ब्रांड चीज़ बेचता है, लोकल चीज़ नहीं बेचता। अदर कंपनियां कुछ भी लोकल सोकल सामान बेच देंगी, लेकिन अमेजॉन में आज भी महंगी और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ब्रांड हमेशा अमेजॉन और में ही मिलता है। फ्लिपकार्ट भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो नई नई कंपनियां आई हैं, इसका कोई भी वैल्यूएशन आज की स्थिति में नहीं है। चीज़ें सस्ती मिलेंगी लेकिन वो चीज़ें अच्छी नहीं होती, ब्रांडेड नहीं होती हैं। तो ई कॉमर्स में सबसे पहला कदम अमेजॉन कंपनी ने लगा था। आज भी अमेजॉन जंगल का नाम सुना है, जिसमें लोगों को पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या क्या है। उसी का नाम सोच करके अमेजॉन रखा गया था कि इसमें बहुत कुछ, सब कुछ मिलेगा अमेजॉन में। समझ में आया कि नहीं आया? आया। ये हो गया ई कॉमर्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ई कॉमर्स के अंदर। ई कॉमर्स के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। जो इसके मुख्य अंग होते हैं, जो इसके मुख्य अंग हैं वो हैं कि बेचने और खरीदने वाला संस्था या व्यक्ति। सबसे पहला बेचने या खरीदने वाला संस्था या व्यक्ति। बेचने तथा खरीदने वाली प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया से खरीद रहे हैं आप, और बेचने खरीदने का माध्यम क्या है, ये इसके अंग हैं। कौन खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, इसकी कौन खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, और बेचने का माध्यम क्या है, मोबाइल से, कंप्यूटर से, ये कौन खरीद रहा है, मतलब कि व्यक्ति कौन है, प्रक्रिया कैसे, वेबसाइट से,
ये काहे से खरीद रहा है, ये इसके मुखांग होते हैं। ई कॉमर्स में सबसे मुख्य क्वेश्चन जो आएगा, ई कॉमर्स क्या है, इसके अंग और प्रकार को समझाइए या इसके लाभ हानियों को समझाइए। ई कॉमर्स के प्रकार क्या है, ई कॉमर्स के प्रकार क्या हैं, मैंने क्लास में अच्छे समझाया था डिटेल। हालांकि जितने लोग रेगुलर क्लास ले रहे थे आप लोग, मैंने ई कॉमर्स, इसकी वेबसाइटें, साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम, मैंने सब कुछ अच्छे समझाया है। एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति, अगर आप लोगों ने समझा आए हैं क्लास, मेरी क्लास लिए हैं, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यदि नहीं लिए हैं तो आप इन वीडियो को देखिए, आपको पर्याप्त मात्रा में मटेरियल मिल जाएगा, आपको पेपर में देने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले इसका आता है कि ई कॉमर्स के प्रकार क्या है। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, B2B, जब एक बिजनेस कंपनी दूसरी बिजनेस कंपनी ऑनलाइन ख़रीदारी करती है उसको B2B कहते हैं। जैसे एक कंपनी चप्पल बनाने वाली कंपनी है, लेकिन वो रॉ मटेरियल किसी से लेगी, तो ये किसी के पास जाते नहीं हैं, इसकी वेबसाइट होती है B2B। तो B2B वेबसाइट में सर्च करते हैं प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसकी क्वांटिटी लिखते हैं, उसका बिल पे करते हैं और वो कंपनी इनको मटेरियल पहुंचा के देती है। ये ऑनलाइन कॉमर्स है। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से ऑनलाइन खरीदारी करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, B2B। ये सब संभव है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, EDI प्रक्रिया से। दूसरा होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। दूसरा होता है क्या, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर में क्या होता है कि एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस टू कस्टमर में एक बिजनेसमैन एक दूसरे से लेन देन करते हैं। बिजनेसमैन कस्टमर से लेन देन करता है। जैसे हम आज की डेट में जितनी वेबसाइटें यूज कर रहे हैं कॉमर्स के लिए, वो सब B2C के अंतर्गत आती हैं। अमेजॉन, मित्रा, मीशो, ये जो दुनिया भर की कंपनी है। एक बिजनेसमैन कस्टमर को सामान उपलब्ध कराता है, उसकी एक प्रॉपर प्रक्रिया है, पेमेंट गेटवे। मैं आगे आपको पेमेंट गेटवे समझाता हूँ। ये आता है B2C साइड में। C2B, नेक्स्ट साइड C2B में क्या होता है कि एक कस्टमर अपने प्रोडक्ट को बिजनेसमैन को बेचता है ऑनलाइन के माध्यम से। जैसे मेरे पास चना निकलता है, किसी किसान के पास चना है, किसी के पास स्टॉल निकलता है, यानी कि कुछ भी, तो वो वेबसाइट में अपलोड करता है अपनी जानकारी। किसी के गेहूँ है, किसी के चना है, किसी की मसूरी है, किसी के चावल है, धान है, तो वो बाजार लेकर नहीं जाता है, उसको वेबसाइट में जानकारियाँ डालता है, वो वेबसाइट इसको कांटेक्ट करती है और ये इस प्रोडक्ट को वहाँ पहुँचाता है पेमेंट आने के बाद। ये B2C साइड में होता है। एक होता है C2B, अरे मैंने सॉरी C2B बना दिया, C2C, कस्टमर यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से अपने आप खरीदारी करता है ऑनलाइन तरीके से। ऐसी वेबसाइटें जैसे OLX में क्या होता है, खरीदो बेचो ऐप, खरीदो भी बेचो भी। OLX में क्या होता है, जब मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, उसकी फोटो खींचकर मैं उसमें उसकी डिटेल डाल देता हूँ, दूसरा व्यक्ति उसे देखता है और वो उसे सेलेक्ट कर लेता है। इसमें बिजनेसमैन का कोई रोल नहीं है, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से ही खरीदारी आसानी से कर सकता है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इसका है प्रकार का B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। ऐसी सुविधाएं, ऐसा कॉमर्स, ऐसा व्यापार जो क्या होता है, व्यापारिक गतिविधियाँ गवर्नमेंट देती है व्यापारियों को, वो कहलाता है B2G। ये हमने आपको कंप्लीट किया ई कॉमर्स के प्रकार, ई कॉमर्स के अंग और ई कॉमर्स के क्या इतिहास। अब आते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, सेकेंड यूनिट में ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। जब हम बैंक जाते हैं, कैश जमा करते हैं, विड्रॉ करते हैं, एक फॉर्म लेते हैं, फॉर्म भरकर जमा कर देते हैं। जब हम किसी चीज़ कैश लेते हैं, जमा करते हैं, मैनुअल तरीका हो गया। लेकिन हम घर में बैठे हम चीज़ों को क्या करते हैं, ऑनलाइन, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सारी चीज़ों से हम पेमेंट का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। होम बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, घर बैठे ही हम नेट बैंकिंग चला रहे हैं, ना हमें बैंक जाने की ज़रूरत है ना कुछ। एक बार हम सर्विस चालू करा लेते हैं, घर बैठे बैठे हम पैसा आदान प्रदान कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से। इलेक्ट्रॉनिक पैसा इसी को बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मनी है। ये कहीं से भी आराम से आती जाती रहती है।
आप इसे आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं घर बैठे। ये ऑन बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग कहलाती है। अब ऑनलाइन मार्केटिंग पहले ज़माने में क्या होता था, किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचना है हमको, ऑनलाइन मार्केटिंग, ध्यान से सुनना सब लोग, ऑनलाइन मार्केटिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। होम बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। मान लीजिए कोई कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी मार्केटिंग करो, तो आप गांव गांव जाके लोगों से बताते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इतने का है, इतने का ले लो, इतने का, इससे ये फ़ायदे होंगे। तो इसमें बहुत समय, बहुत पैसा लगता है, बहुत लोग लगते हैं। लेकिन ऑनलाइन तरीके से एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से, ऐसे तरीके से डिजिटल मार्केटिंग है ये, ऑनलाइन मार्केटिंग, घर बैठे। अब देखो आप लोग घर में बैठे हो, मैं वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दिया, आप देख लोगे, आपका जो प्रॉब्लम होगी कमेंट कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ये क्या हो गया, ऑनलाइन क्लास। अब क्लास लेते हो तो क्लास ऑनलाइन तरीके से ले रहे हो, डिजिटल क्लास। उसी तरह मार्केटिंग, घर घर जाके, गांव गांव जाके प्रोडक्ट नहीं बेचना है। मोबाइलों में लोग मोबाइल देखते हैं, मोबाइलों में ऐड निकालो, टीवियों में ऐड निकालो, तो डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई। ये हो गया डिजिटल बैंकिंग, मैंने आपको बता दिया, डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग, है ना। अगला टॉपिक हमारा है पेमेंट करने के माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति के माध्यम। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति के माध्यम, समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति के माध्यम। ई कॉमर्स में आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर आपको 1 लाख ले जाना है, ले जा रहे हैं बस में, कोई किसी ने आया, कॉलर पकड़ा और पैसे चुरा लिए आपके, क्या तब क्या करोगे ऐसी स्थिति में? तब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? तब हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति का प्रयोग करते हैं। किसका? इलेक्ट्रॉनिक। हमको पैसे ले जाने की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चेक आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक कैश आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ले जाओ। ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इन सब का प्रयोग करिए। सब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति के माध्यम है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, कितना भी फंड ट्रांसफर करना है। जैसे नेट बैंकिंग में होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में डालने के लिए बहुत आसानी से इसमें फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। उसका IFSC कोड हो आपके पास, उसका अकाउंट नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम हो, और उस नाम से डाल करके उसके पास उस सुविधा को चालू होना चाहिए जिस सुविधा से आप डाल रहे हैं। नेट बैंकिंग से डाल रहे हैं तो नेट बैंकिंग उसके पास चालू होना चाहिए। इसके बाद है पेमेंट कार्ड। पेमेंट कार्ड में क्या होता है, जैसे डेबिट कार्ड, ATM कार्ड होता है, वो खाते से जुड़ा होता है, लेकिन पेमेंट कार्ड खाते से नहीं जुड़ा होता। पेमेंट कार्ड खाते से नहीं जुड़ा होता। पेमेंट कार्ड कैसे होता है, आप मान लीजिए आप 1 लाख रुपए पैसे लेकर घूमना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि 1 लाख बैंक में जमा करते हैं और 1 लाख बैंक वाले से कहते हैं कि हमको एक पेमेंट कार्ड दीजिए 1 लाख का। जब वो 1 लाख खत्म, वो कार्ड खत्म, फेंक दिया। वो मान लीजिए 1 लाख रुपए ले घूम रहे हैं आप, कहीं भी लगाइए करिए, खाते में पैसा है, वो ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, लेकिन खाते में पैसा नहीं है, खाता है बैंक में, उससे कोई मतलब नहीं है आपका। आपने उनको पैसा 1 लाख रुपए जमा किया, 2 लाख जमा किया, और आपने पेमेंट कार्ड बनाया, उस कार्ड से आप कुछ भी करते रहो, कोई मतलब नहीं, पैसे निकालो, डालो, खरीदो सामान, पेट्रोल डलवाओ, कुछ भी करो, पेमेंट कार्ड। फिर आता है डेबिट कार्ड, ATM कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं, ये सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कार्ड है, डेबिट कार्ड। इसमें आपके खाते में जो राशि पड़ी है वो इससे लिंक कर दिया जाता है, इसमें मेमोरी होती है। जो आपके खाते में पड़ा हुआ है कैश, वो कैश को क्या करते हैं, इस ATM कार्ड से लिंक कर देते हैं अकाउंट को आपको। जितना आपके खाते में अकाउंट, जैसे पैसा डालेंगे आप, इससे आप खरीदारी कर लीजिए, पेट्रोल डलवा लीजिए, ATM से पैसे निकाल लीजिए, ये सब हम डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति के माध्यम है। क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि जब आप बैंक से खूब लेन देन करते हैं तो बैंक आपका व्यवहार देखता है, आपका ट्रांजैक्शन देखता है, तो अच्छा बंदा है। लेकिन क्या होता है कि जब हमें महीना आते आते हमारा पैसा खत्म हो गया, कहाँ पाए पैसा, सैलरी हमारी 5 तारीख को आनी है, पैसा 10 तारीख 15 तारीख को खत्म। दोस्तों सुधार ले लेके जब जमा कर रहे हैं, तब हम दोस्तों सुधार नहीं लेते, हमारा लेन देन बैंक से अच्छा, तो बैंक क्या कहती है, ये लीजिए कार्ड,
इस कार्ड से आपको जितनी खरीदारी करना है उसकी लिमिट 50,000 है, 50,000 के अंदर खरीदारी कर लीजिए। जब आपकी तनख्वाह आए तो डाल दीजिए। तो साल भर में 2,000 1,500 जो भी चार्ज लगता है वो चार्ज आप ले लीजिए। इतना देने के बाद आप कहीं भी खरीदारी करिए, कुछ भी करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। अपन मान लेते हैं कि अभी हमने किसी दोस्त से उधार लिया था, अब हमको उसको चुकाना है। इसमें भी बैंक कहती है आप हमसे लो उधार, हमको चुकाओ, जब आपका आ जाए तो चुका दो। ऐसा सिस्टम होता है क्रेडिट कार्ड में। फिर उसमें आप खरीदारी कैश नहीं निकाला सकता है। ये सिर्फ आपको उधार दे रहा है, कैश नहीं दे रहा। आप एटीएम से कैश नहीं निकाल सकते। हाँ, पेट्रोल पंप में डलवा के पेट्रोल पंप से निकाल लो, वो अलग बात होती है। ठीक है, समझ में आया क्रेडिट कार्ड। अब आता है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के समान है, लेकिन इसमें पॉलीकार्बोनेट की परत नहीं होती मैग्नेटिक, इसमें चिप लगी होती है। इसमें मेन चिप लगी होती है। क्या लगी होती है? चिप। स्मार्ट कार्ड है ये रुपए का, वीजा का, कई आते हैं। अब इसमें पूरा डाटा सिम जैसे सिम होती है ना, सिम, उसी तरह इसमें चिप लगी होती है। इस चिप से डेटा सेंसर करता है। ये एटीएम कार्ड के जैसे होता है, लेकिन इसमें चिप लगी होती है। पहले के एटीएम कार्ड में चिप नहीं होती थी, स्मार्ट कार्ड आते हैं, इसमें चिप लगी होती है। इसको थोड़ा सा लगाओ, काम खत्म। वैसा सिस्टम हो गया है। कॉन्टैक्ट, फ़ोन नंबर से पैसे डालो, कॉन्टैक्टलेस स्कैनर से पैसे डालो, कॉन्टैक्ट से डालना है, नंबर डालो, और ये सब फ़ोन पे और जो वॉलेट, ई वॉलेट चलने लगे हैं। ये इसके विभिन्न माध्यम हैं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के। इसके बाद ई चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक। अभी क्या है, एक चेक आता है इलेक्ट्रॉनिक, लाखों रुपए, 2 लाख 4 लाख रुपए का चेक बनवाओ इलेक्ट्रॉनिक, जिसे अपने मोबाइल या ड्राइव में डालो, दूसरी जगह जाकर उसको दे दो। वहाँ से एक वेरिफिकेशन कोड आएगा बैंक के पास, बैंक आपको फ़ोन करेगा, आप उसको वेरिफिकेशन कर दीजिए और वो चेक बन जाएगा। कागज़ लेके नहीं घूमना, चेक गुम जाए, ये हो जाए, ये वाला झंझट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक चेक, ऐसा सिस्टम आ गया है। ई वॉलेट, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, वीआई पे, व्हाट्सएप पे, ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है जिसको आपको खाते से जोड़ दिया जाता है, और उसको जेब में पैसे न रख के उस वॉलेट में रखिए पैसे आप, और किसी को भी ट्रांजेक्शन, रुपए, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। आज की डेट में तो लोग समोसे खाते हैं तो पैसे देते हैं फ़ोन पे से। एक बार मेरे साथ हो चुका है ऐसा, समोसा खा लिए चेहरा में, अब जा नहीं रहा है, आधा घंटा 2 समोसा के चक्कर में आधे घंटे मेरे बर्बाद हो गए। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट लेके चलते हैं, पर्स लेके नहीं चलना, बटुआ कह सकते हो इसको, इलेक्ट्रॉनिक बटुआ। ये सब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने के माध्यम हैं। मैंने आपको ऑनलाइन बैंकिंग समझा दिया, ऑनलाइन मार्केटिंग समझा दिया, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति के माध्यम समझा दिए हैं। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन बैंकिंग की भुगतान करने के प्रकार कितने हैं। अभी तो माध्यम समझाए हैं, उनके प्रकार आपको पढ़ाया भी था। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आईएफपीएस, एम्बेडिंग पेमेंट सर्विस। आरटीजीएस 2 लाख से अधिक की रकम को एक जगह से दूसरी जगह, एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे ही आप यहाँ से रकम ट्रांसफ़र करते हो, आधे घंटे के अंदर उसके खाते में रकम ट्रांसफ़र हो जाती है। यह बैंक जिस दिन खुला होता है 11 बजे से 5 बजे के बीच में, आप इसको कभी भी कर सकते हैं। बैंक से ही करना पड़ता है इसको। आप आरटीजीएस बैंक से ही करेंगे, लेकिन इसको कुछ चार्ज देना पड़ता है बैंक को। इलेक्ट्रॉनिक ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसकी बहुत अच्छी चीज़ होती है कि पैसा उसके खाते में नहीं जाएगा तो आपके ही खाते में वापस आएगा, या तो उसके जाएगा, लेकिन दूसरे खाते में पैसा नहीं जाएगा। अगर उसका खाता गलत हो गया है तो फॉर्म भरने के टाइम पे तो वो पैसा वापस भी बैंक मंगा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। यहाँ पैसा डाला है आपने, वहाँ तुरंत पहुँच गया। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, एक देश से दूसरे देश भी पैसा डालो, कोई दिक्कत नहीं, इधर पैसा डाला उधर पहुंच गया। ये इसको आरबीआई संचालित करती है, छोटे मोटे बैंक नहीं, इसको आरबीआई संचालित करती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को। इसमें सभी बैंक के खाता धारक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप अपनी वेबसाइट, अपने बैंक की वेबसाइट चालू करके उस वेबसाइट में
नेट बैंकिंग के विकल्प को चुनाव करके और आप भी कर सकते हो। नेट बैंकिंग कहलाती है। इसका यूजर आईडी पासवर्ड भी बना सकते हो, ठीक है ना। नेट बैंकिंग अकाउंट ना हो तो आप बैंक में जाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। इट्स ओके। अब आता है एम्बेडिंग पेमेंट सर्विस। एम्बेडिंग पेमेंट सर्विस क्या है? इस प्रणाली का निर्माण नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। इसका प्रमाण किसने किया था? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। समझ में आया है? इस प्रणाली से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तुरंत ही धन स्थानांतरित हो जाता है ना। IMPS बैंकिंग पेमेंट सिस्टम सेवा है, एक बैंकिंग पेमेंट सर्विस है ये, जो कि तुरंत ही पैसा, बिल्कुल जस्ट पैसा अभी डाला अभी वहाँ निकालना है 10 मिनट में, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अरे बहुत सारे सिस्टम हैं। आप मोबाइल मनी आइडेंटिफायर MMID नंबर से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपका MMID नंबर नहीं है तो आपने जो आपका मोबाइल बैंकिंग नंबर है, जो आधार कार्ड से लिंक बैंक में है, लिंक है अकाउंट से, उसमें *99# करके और आप इसे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? अब आता है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या है? बस 2 शब्दों में समझाऊंगा, ज़्यादा समय ख़राब ना करूंगा क्योंकि आप लोगों को कल पेपर हैं। मेरे कृष्णा कंप्यूटर के जनवरी सेशन के सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ना। मेरा कोई उद्देश्य YouTube में जुड़ना नहीं है, लेकिन एक साथ सभी को ये सुविधा देना है, इसलिए मैं YouTube में आ करके और आपके लिए सुविधा दे रहा हूँ। इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन इस बार मुझे लगा कि आप लोगों को ये सुविधा देनी चाहिए, तो मैंने ये सब किया है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। जब आप वेबसाइट से कुछ खरीदते हैं, जब आप वेबसाइट में जाते हैं तो आप अपना नाम, पता, खाता नंबर ये सब ऐड करते हैं। पेमेंट करने का तरीका भी पूछता है वो, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम काहे से पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं वो पूछता है, तो आप इसको भेजते हैं। जब किसी वेबसाइट में लॉगिन होते हैं तो अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, यानी कि जीमेल आईडी वगैरह, पासवर्ड वगैरह डालना पड़ता है। ये सब डालने के बाद जब आप कुछ खरीदते हैं तो पेमेंट देते हैं। जब आप पेमेंट देते हैं तो डायरेक्ट वो कंपनी के खाते में नहीं जाता, वो डायरेक्ट कंपनी के खाते में नहीं जाता, पहले वो पेमेंट गेटवे में जाता है। फिर पेमेंट गेटवे आपकी बैंक को एक मैसेज देता है, फिर वो बैंक आपको वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन करता है कि हाँ इस व्यक्ति का खाता हमारे इसमें है। आपने अलाउ तो पहले कर रखा है, इसीलिए कहते हैं अनऑथराइज्ड एंड ऐसी लाइसेंसी फर्म ये वेबसाइट को अपना डिटेल नहीं देना। 5 रुपया की 30 शर्ट मार दिया गच से, जल्दी ले लो। 5 रुपया के चक्कर में जो 500 रुपया पड़ा खाते में वो भी चला जाएगा। तो जो वेबसाइट लाइसेंसी हो उसी में ही अपना डिटेल डालना है। कभी ऐसी वेबसाइटों में अपना डिटेल मत डाल देना। फेसबुक में जाओगे देखोगे नोकिया 1208 मात्र 300 रुपया भी। अरे जल्दी जल्दी क्लिक कर दिया, अपनी वेबसाइट डाल दिया, ले लिया, मिला तो नहीं, 300 पेमेंट भी चला गया, आया ही नहीं। लो आया पत्थर ईंटा आ गया। अब आज मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं, ये सब डेटा आपके पास वेबसाइटें आपको कलेक्ट कर रही हैं, लेकिन कल आपकी नौकरी लगेगी, कल आप कमाओगे, लाखों रुपए अगर बैंक में जमा करोगे, लेकिन यही वेबसाइट फिर आपके अगर खाते से आपने एक्सेस तो कर रखा है, अलाउ तो कर रखा है, सारी चीज़ें ले लेगी तो क्या कर लोगे आप फिर। इसलिए वेबसाइट क्या करती है, अगर वेबसाइट पेमेंट अगर डायरेक्ट आपसे पैसा लेने लगेगी तो कोई हैकर आकर के उसका पूरा पैसा आप डालोगे वेबसाइट तक जाएगा ही नहीं, वो कोई हैकर ही ले लेगा। इसलिए कंपनी डायरेक्ट पैसा नहीं लेती, पेमेंट गेटवे में जाता है पैसा। पेमेंट गेटवे में जाने के बाद बैंक से वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ होने के बाद फिर वो कंपनी के खाते में जाता है। आप नहीं डालते हो, पेमेंट गेटवे उसको वेरिफिकेशन करने के बाद डालता है। ये है पेमेंट गेटवे। ये इसलिए किया जाता है ताकि पूरा डेटा सुरक्षित रहे, पैसा भी सुरक्षित रहे, ठीक है। ये यूनिट मैंने आपको बता दिया है। ये यूनिट हमारी दूसरी यूनिट कंप्लीट हो गई है। और मैं इसमें बता दूं कि ई कॉमर्स के अंग, ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के प्रकार, ये आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। मैंने अच्छे समझा दिया है। और आपको इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति के माध्यम और प्रकार ये पढ़ना है, ये दो मुख्य रूप से पढ़ना है आपको। और पेमेंट गेटवे पढ़ लेना है, ठीक।
और इस यूनिट में देख लेता हूँ मैं क्या है और मुख्य है। हाँ, मैंने बता दिया मुख्य सारी चीज़ें, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बाय।